Hello everyone, welcome back with chapter 6 of Political Science NCERT class 6. Today we will discuss about rural administration. रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की टर्म को देखकर आप समझ ही गए होंगे। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन। जो ग्रामीण प्रशासन जो होता है वो कैसे काम करता है, आज हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द रोल एंड फंक्शंस ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे कैसे वो काम करता है और रूरल में कैसे। अभी हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया हैव मोर देन 6 लाख विलेजेस। 6 लाख से ज़्यादा हमारे जो देश हैं उसमें गांव हैं, हमारे देश में गांव है। तो गांव का जो पूरा टेक केयर करना, पूरे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। वो कैसे होता है, जैसे कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का जैसे हम समझ ही पा रहे हैं, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन किसके ऊपर काम करता है, विलेजेस के ऊपर काम करता है। और विलेजेस के टेक केयर ऑफ वाटर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा। गांव के लिए वाटर प्रोवाइड कराना, वाटर का जो रिजर्वायर है वो करा के सभी को वाटर प्रोवाइड करना, रोड्स की टेक केयर करना, इलेक्ट्रिसिटी की टेक केयर करना, ये सारा काम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है गांव के लिए। और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, लैंड रिकॉर्ड्स रखते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज होते हैं लैंड को लेके, जैसे कि किसी की लैंड मर्ज हो जाए किसी में, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं गांव में। जैसे हम देख पाते हैं बहुत से ज़मीनी विवाद होते हैं, तो उसको रिजोल्व करने के लिए हमारे पास जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनके पास लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं। अभी आगे देखेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन या जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें क्या कौन कौन आते हैं, क्या क्या होता है, उसके अंदर देख के फिर हम समझ पाएंगे कि लैंड रिकॉर्ड्स को रखना, मतलब हमें लैंड रिकॉर्ड्स को क्यों चाहिए और वो कैसे कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि हम गवर्नेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले गवर्नेंस का स्ट्रक्चर इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये देखते हैं हम। इसमें क्या होगा, जैसे हमने कल देखा था कि हमने 3 टायर सिस्टम अंडर बलवंत राय मेहता कमेटी जो कि पंचायती राज में था, उसमें 3 टायर सजेस्ट किया गया था, उसमें हमने अडोप्ट किया हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ये आपने 3 टायर में जो हमने गवर्नमेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखा था, उसमें ये ऐसे लेवल्स होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट को हम जिला परिषद कहते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जो है, जिला परिषद है, उसके जो पावर्स है, उसके जो ऑफिसेज हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं, बाइफरकेट कहते हैं उसके पावर को। जैसे ब्लॉक को पंचायत समिति बोलते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस महानगर पालिकाज, म्यूनिसिपैलिटीज नगर पालिकाज, टाउन काउंसिल नगर पंचायत। ये जो है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, टाउन काउंसिल, ये अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, जो कि हमारा चैप्टर 7th जो इससे नेक्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट है, वो हम उसमें देखेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ब्लॉक के बाद विलेज होती है, विलेज पंचायत होती हैं, फिर विलेज असेंबली होती है। विलेज असेंबली को हिंदी में बोलते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा जैसे कि मैंने कल बताया था, ग्राम सभा में वे सारे मेंबर्स आते हैं जो कि एडल्ट होते हैं और वे वोटिंग लिस्ट के अंडर होते हैं। जो वोटिंग लिस्ट होते हैं उसके अंडर में उनका नाम होता है और वोटिंग लिस्ट के लिए वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, वे सारे ग्राम सभा में आएंगे। अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, रोड्स का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो नेशनल हाईवे, यहाँ पे है नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के ऊपर कौन काम करेगा, नेशनल हाईवे का मेनली जो टेक केयर होता है, मेनली जो पॉलिसी जो बजट का पासिंग जो होता है, वो यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हम स्टेट हाईवे के बारे में बात करते हैं। स्टेट हाईवे में ये जस्ट एन एग्जांपल है। स्टेट हाईवे का जो होता है वो उसके लिए काम करती है जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। डिस्ट्रिक्ट के लिए जो डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काम करेगी। सेम ऐसे ही रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो जो गांव के लिए जो विलेजेस के जो रोड होते हैं उसके टेक केयर करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। आगे देखते हैं हम लेवल्स ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा पुलिस, फिर पटवारी, तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो सिविल सर्वेंट होता है, सिविल सर्वेंट, ठीक है, जिसको अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के थ्रू
यूपीएससी एग्ज़ाम के थ्रू आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में डीसी बोलते हैं। अभी हम पटवारी की बात करेंगे। पटवारी, जिसको हम एज नोन एज लेखपाल कनुंगो विलेज ऑफिसर्स, पटवारी को हम लेखपाल भी कहते हैं, कनुंगो भी कहते हैं, विलेज ऑफिसर्स होते हैं ये। और ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल मेजरिंग एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स। पटवारी का मेनली काम होता है मेजरिंग एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स को मेजर, लैंड को मेजर करने के लिए, और उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके जो मैप्स होते हैं, उनको कीप करने के लिए, मतलब उनको, उनकी देखभाल के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनके लिए मेनली पटवारी का काम होता है। और यहाँ पे अब हम देखेंगे पटवारी के क्या क्या रोल होते हैं, वो हम आगे देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिकॉर्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही, हमें रिकॉर्ड्स की ज़रूरत क्यों है। रिकॉर्ड्स की ज़रूरत, जैसे बाई ए लैंड, सेल ए लैंड, वांट ए लैंड, परचेज फर्टिलाइजर, डिवाइड प्रॉपर्टी, ये सारे एस्पेक्ट हम देखेंगे। जैसे ज़मीन है, ज़मीन को बेचने के लिए हमें, लैंड खरीदने के लिए हमें लैंड रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि ये जो लैंड है किसके नाम के ऊपर है, किसके हिस्से की लैंड है, उसके बेसिस पे हमें लैंड रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। सेल करने के लिए, हमें बेचने के लिए भी, जैसे कि अभी मैं हूँ फॉर एग्जांपल, अगर लेके चले मेरे को कोई ज़मीन बेचनी है, तो उसके मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि ये जो लैंड है ये मेरे ही नाम है, तो मैं इसको तभी बेच सकता हूँ। तो उसके लिए हमें लैंड रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। वांट ए लोन, यहाँ पे कोलेटरल होता है, एक कोलेटरल जो कि एक इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है, ये इकोनॉमिक टर्म है कोलेटरल, जो कि हम इसको बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमारे ज़मीन के डॉक्यूमेंट है। अगर हमें लोन चाहिए तो हम ज़मीन के डॉक्यूमेंट बैंक, जो कि बैंक को देने पड़ते हैं, उसको कोलेटरल बोलते हैं। तो इसमें ज़मीन के कागज़ हम बैंक को देके हम वहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो लोन लेने के लिए भी हमें लैंड रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। परचेज फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र को भी हमें दिखाना पड़ता है कि लैंड रिकॉर्ड्स को, कि हमारे पास कितने एकड़ ज़मीन है, उसी के बेसिस पे हमें फर्टिलाइज़र और जो पेस्टिसाइड हैं वे सारी मिलते हैं। डिवाइड प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में अगर देखा जाए तो 5 मेंबर हैं, उस 5 मेंबर में से अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी होती है वो पाँचों के हिस्से की होती है। फिर उसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टी का डिवाइड करने के लिए हमें लैंड रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर न्यूक्लियर फैमिली होगी तो फिर उस जो प्रॉपर्टी का है उसको न्यूक्लियर फैमिली के वाइज में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, उसके लिए भी हमें लैंड रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि एक काफ़ी रिवोल्यूशनरी स्टेप रहा है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इसमें क्या है, जो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है 2005 में आया था, इसने क्या किया था, जो अपना हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था, इसको अमेंडमेंट किया गया था 2005 में। इसमें क्या हुआ था, रिसीव्ड द एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एसेंट, जो एसेंट है, एसेंट इसका मेनली मतलब होता है जब कोई भी बिल, पार्लियामेंट में कोई भी बिल होता है, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, पास होके, हमारे हाउसेज से पास होके, लोकसभा, राज्यसभा, इनसे पास होके जब प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट उसको फाइनली अप्रूवल देते हैं, प्रेसिडेंट अप्रूवल देते हैं, साइन करते हैं उसके ऊपर, कि फिर उसके बाद जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है। तो ये जो साइन होते हैं इसको हम एसेंट बोलते हैं, कि प्रेसिडेंट ने उसको साइन करके एक्ट बना दिया गया। एसेंट का मेनली ये होता है, रिसीव्ड एसेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 5th September 2005 and was given effect from 9th September 2005. It was essentially meant a removing gender stereotype. स्टीरियोटाइप का हमने देखा था पहले पिछली क्लासों में। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िबद्ध। स्टीरियोटाइप इज प्री कंसीव्ड नोशन, कि हमें पहले से ही हम प्री कंसीव्ड कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, बॉयज कांट क्राई, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के रो नहीं सकते, ये हमारी एक प्री कंसीव्ड नोशन है, क्योंकि लड़के भी रोते हैं। और अगर हम देखा जाए कि लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती, गर्ल्स कांट ड्राइव, ऐसा भी हमें एक प्री कंसीव्ड, ये सारी चीज़ें स्टीरियोटाइप में आएगी, जो कि हमने पहले से ही धारणा बना रखी हैं। और ये जेंडर के बेस पे, जो कि जेंडर के बेस पे जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, वे सारी चीज़ें हमारी जेंडर स्टीरियोटाइप में है। तो इस जो ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, इसने क्या किया था कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है ना, उसको रिमूव करने के लिए एक अच्छा स्टेप था। आगे हम देखते हैं इसका सिंपली मतलब क्या है। अगर हम देखा जाए तो जैसे सन है,
सन, डॉटर, वाइफ, इन तीनों के जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो राइट्स हैं, प्रॉपर्टी को लेके जो राइट्स हैं वे इक्वल हैं, इक्वल कर दिया गया था 2005 में। जो ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 2005 में, इनको कहीं ना कहीं नहीं, हम कह सकते हैं डेफिनेटली सन, डॉटर और वाइफ, इन सभी में इक्वल राइट्स दे दिए गए थे। और इक्वल राइट्स को लेके, इक्वल राइट्स की वजह से ही यहाँ पे हम जेंडर स्टीरियोटाइप को रिमूव कर पाए थे। प्रोविजन रिगार्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इट वाज रिवॉल्यूशनरी स्टेप इन द फील्ड ऑफ इंडियन लेजिस्लेशन रिगार्डिंग राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। वुमेन्स के राइट्स के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। और इट्स हम कह सकते हैं इट वाज ए रिवॉल्यूशनरी स्टेप इन द फील्ड ऑफ इंडियन लेजिस्लेशन रिगार्डिंग राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया। सेकंड हम देखते हैं कि हमने लैंड रिकॉर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब इस एग्जांपल के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमें लैंड रिकॉर्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। यहाँ पे अगर हम इन दोनों के नाम कंसीडर करें, ये एग्जांपल लेके चलते हैं, राम और श्याम, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, फाइट हो जाती है। क्योंकि फाइट का रीज़न जो होता है, ये होता है जैसे कि यहाँ पे फील्ड है, जो खेत हैं, ये है राम का खेत और ये है श्याम का खेत। तो यहाँ पे श्याम ने क्या किया कि जो राम की जो ज़मीन है इसको एक्वायर कर लिया, यहाँ तक एक्वायर कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे राम आके देखता है कि मेरी जो ज़मीन है उसने श्याम ने अपने में मिला ली, अपने खेत में मिला ली। तो यहाँ पे इनके बीच में फाइट शुरू होने लग जाती है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होने के बाद इनके पास क्या होता है, ये जो है हमने पहले देखा कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पुलिस, पटवारी, तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनका सारे का हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या रोल्स इमर्ज होते हैं। पटवारी का जैसे यहाँ पे फिर क्या होता है कि ये राम जो है ये केस फाइल करता है, तो केस फाइल करने के बाद यहाँ पे पटवारी भेजा जाता है। अभी केस फाइल जैसे कि यहाँ पे जो राम है ये पुलिस स्टेशन जाता है अपनी FIR लिखवाने के लिए। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। राम पुलिस स्टेशन जाता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए। सिंपली पुलिस जो है, पुलिस फॉर जुरिडिक्शंस एरिया अंडर ईच पुलिस SHO होता है स्टेशन हेड ऑफिसर। इसमें फॉर जुरिडिक्शन, न्याय के लिए पुलिस जो हो न्याय के लिए बनी होती है, न्याय के लिए काम करती है। और सभी का जैसे विलेजेस के बेस पे हम देखें तो सभी का एक एरिया होता है, उसी के बेस पे हम पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। ये नहीं है कि हमने इस विलेजेस में, जैसे हरियाणा के किसी भी विलेजेस में हमने अगर कोई क्राइम या हमने किसी के अगेंस्ट अगर FIR फाइल करानी है तो हम किसी और स्टेशन और किसी जो या डिस्ट्रिक्ट के उसमें नहीं जा सकते हम स्टेशन में। हमारा जो स्टेशन निर्धारित होता है, जो डिक्लेयर्ड होता है, उसी में हम वहाँ पे जाके फाइल करते हैं केस जो भी है। यहाँ पे एरिया अंडर इज पुलिस स्टेशन, यहाँ पे हमने देख लिया पुलिस का रोल क्या होता है। फिर यहाँ पे पुलिस में जैसे कंप्लेन होने के बाद यहाँ पे पटवारी को भेजा जाता है, पटवारी का मेनली क्या मतलब है, पटवारी का क्या है, पटवारी जैसे मैंने बताया, पटवारी जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स को रखते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स के जो लैंड को मेजर करने के लिए सारे, तो इन्होंने मेजर किया। जैसे ये लैंड थी यहाँ पे राम और श्याम की, यहाँ पे इन्होंने बताया कि इतनी जो लैंड है ये श्याम की, इतनी ये है। तो इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट हुए थे उसको रिजोल्व कर दिया गया थ्रू लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स के थ्रू हमने रिजोल्व कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। आगे सिंपली आ गया रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का रन स्मूथली पब्लिक सर्विस कैसे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन रन करती है। फेयर प्राइस ऑफ बैंक, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, एग्रीकल्चर सोसाइटी फॉर सीड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। सिंपली ये होता है फेयर प्राइस शॉप का मतलब ये होता है कि शॉप पे जो प्राइसेस होता है वो सभी के लिए सेम होता है, फेयर प्राइस होता है। ये नहीं है कि किसी के लिए ज़्यादा प्राइस होता है, किसी के लिए कम प्राइसेस होता है। बैंक होते हैं, पुलिस स्टेशन का जैसे अभी हमने जिक्र किया था, पोस्ट ऑफिस होते हैं, सब पोस्ट ऑफिस, एग्रीकल्चर सोसाइटी फॉर सीड्स एंड फर्टिलाइजर, सीड एंड फर्टिलाइजर के लिए भी हमें एक सोसाइटी होती है
है एग्रीकल्चर सोसाइटी, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करती है पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र। गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस, ये सारे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। इसी के साथ हमने आज चैप्टर 6 जो हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का था वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपके माइंड में डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे आप लोगों को। सिंपली हमने देख लिया रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का। इसी के साथ आप बने रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे ही क्लियर करते रहिए। कोई भी डाउट अगर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू सो मच।